अहम खबर से आपको आगाह करें। पुलिस अफसरान और एहलकारों की गफलत। कलेरी थाने से 2 मुनशियात फरोश लॉकअप तोड़कर फरार हो गए। एसएसपी शबीर सेठार के मुताबिक मुल्जिमान को फरार कराने पर एहलकार नज़ाकत और बख्त को मुअत्तल कर दिया गया है। संगीन गफलत पर महकमा जाती कार्रवाई की जा रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा, लॉकअप तोड़कर कैसे मुल्जिमान फरार हो जाते हैं? ये बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लियारी में छापा मार के इन दोनों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर कलरी पुलिस के हवाले किया था। ज़राए के मुताबिक एसएचओ कलरी की गफलत से दोनों मुल्जिमान थाने से फरार हो गए। मुल्जिमान का मुकदमा भी दर्ज न हुआ और गफलत जो है बढ़ती जाती रही, जबकि एसएचओ बाला अफसरान से भी इस बात को जो है रात भर छुपाता रहा। और इस पर एसएसपी सिटी का ये कहना है कि मुल्जिमान अशरफ और दाऊद को तफ्तीश के लिए लाया गया था। दोनों मंशियात फरोशों पर मुकदमा दर्ज नहीं था। मुल्जिमान को फरार कराने पर एहलकार नज़ाकत और बख्त को मुअत्तल कर दिया है, जबकि गफलत बरतने पर एहलकारों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ताहम पुलिस की गफलत की वजह से मुल्जिमान फरार हुए और संगीन गफलत पर महकमा जाती कार्रवाई भी की जा रही है। जी सऊद, ये बताएगा वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरेज मौजूद हैं और उनसे मिलने के लिए कोई आता जाता रहता है वहाँ पर? जिस तरह मैंने आपको बताया कि दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, इनसे तफ्तीश के लिए इनको लाया गया था। अलबत्ता जो सीसीटीवी कैमरे हैं मुख्तलिफ थाना जात में लगे होते हैं, उनको भी यकीनी तौर पर जब इतना तहकीकात होंगी उसमें चेक किया जाएगा कि आया ये किस तरह से मुल्जिमान फरार हो गए या फिर इनको वाकई में बाकायदा कराया गया है और गफलत थी या नहीं, और किस किस की इसमें गफलत थी। उस पर जो है जितने भी अफसरान और एहलकार मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई होगी। जी ठीक है सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गैर कानूनी बिजली के कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक ने कोरंगी में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में जो गैर कानूनी कनेक्शन हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और आज जो है वो कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कोरंगी के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसके दौरान गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो काटे गए हैं। और बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कि 72 किलोग्राम के जो गैर कानूनी कनेक्शन हैं वो आज कार्रवाई के दौरान हटाए गए हैं। और मुख्तलिफ़ इलाका मकीनों की जानिब से शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी, जिसके बाइस के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों में जो कुंडा कनेक्शन हैं, गैर कानूनी कनेक्शन थे, उनकी शनाख्त के बाद जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। और कार्रवाई के दौरान तकरीबन बताया जा रहा है कि 72 किलोग्राम के जो कनेक्शन हैं जो कि कोरंगी के मुख्तलिफ़ इलाकों से आज हटाए गए हैं। कि इलेक्ट्रिक की टीम ने ये कार्रवाई की है। और इसके बाद के इलेक्ट्रिक हुकाम से हमारी भी इस वाले से बात हुई तो उनका यही कहना है कि गैर कानूनी जो कनेक्शन हैं उनके ज़रिए बिजली का हसूल जो है वो चोरी की ज़ुमरे में आता है, जिसके न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है बल्कि साथ ही साथ ये जो गैर कानूनी कनेक्शन के ज़रिए बिजली का हसूल है ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस वजह से इन कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शहर में जारी रखा जाता है। और आज कोरंगी में हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गैस बहरान की बात करें तो सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद शहर कायद में गैस की किल्लत खत्म न हो सकी। गैस की आंख मचोली ने होटल मालिकान को नाक को चने चुभवाने पर मजबूर कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। कराची में जहां सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है और किसी हद तक मौसम जो है वो गर्म रहने लगा है, लेकिन ताहाल गैस का मसला हल नहीं हो सका है। चाहे कमर्शियल सार्फिन हो या फिर डोमेस्टिक सार्फिन हो, वो ताहाल गैस के मसाइल से शदीद परेशान है। मैं इस वक्त एक होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने जो सूरत-ए-हाल देखी है, यहाँ पर भी गैस मौजूद नहीं है। सदर के इलाके में ये होटल वाक़ है और यहाँ पर जो रोटी बनाई जा रही है, फिर जो पकवान तैयार किए गए हैं, चाय जो बनाई जा रही है, वो इस वक्त LPG गैस सिलेंडर पर जो है वो बनाई जा रही है। सदर जैसे इलाके में ये सूरत-ए-हाल है। इस वक्त मेरे साथ होटल के जो मालिक हैं, इनसे जानते हैं कि जो गैस के मसाइल हैं उसकी वजह से कितनी परेशानी है और अखराजात कितने बढ़ गए हैं गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से, क्या कहेंगे? गैस LPG जो है बहुत महंगा है और स्विस सदरन गैस का जो है गैस आ नहीं रहा है, लकड़ी जाना पड़ता है। और भी जो है ना सर्दी गुजर गया तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि गैस को जो ना गैस का मसला हल करे। LPG बहुत ज़्यादा महंगा है, लिहाजा हमारे अखराजात में भी इजाफा हो रहा है रोज़ बरोज़, तो हमारी परेशानी है ये मसला। जी बिल्कुल, ये थे इस होटल के मालिक जिनका कहना है कि जो खाने की तैयारी का अमल है या तो वो LPG गैस के सिलेंडर्स के इस्तेमाल से पूरा करना पड़ता है या फिर लकड़ी जलानी पड़ती है। इनका कहना है कि जिस तरीके से गर्मी शुरू हो चुकी है और जो गैस के मसाइल है, हुकूमत फौरी तौर पर गैस के मसाइल को हल करे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। बहुत शुक्रिया। गैस प्रेशर में कमी देखने में आई है। स्विस सदर्न गैस का 72 घंटों के लिए CNG स्टेशन को गैस सप्लाई बंद करने का फैसला किया गया है। गैस स्टेशन जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। आपको बता रहे हैं गैस प्रेशर में कमी देखने में आई है। स्विस सदर्न गैस की जानिब से दोबारा CNG स्टेशन को गैस सप्लाई बंद करने का फैसला किया गया है।
गैस स्टेशन जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर सीएनजी स्टेशन को बंद करने का फैसला किया गया है। गैस हुकाम की जानिब से लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत जो है वो ये ऐलान किया गया है कि जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए कराची समेत सिंध भर के तमाम तर सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई जो वो मुअत्तल रखी जाएगी। वजह जो उनकी जानिब से ये बताई जा रही है कि इस वक्त गैस की जो प्रेशर है, मुख्तलिफ गैस फील्ड से मिलने वाली जो गैस की मिकदार है, इस वक्त उसमें कमी का सामना है, जिसके बायस तरजीही बुनियादों पर घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी जो है वो करने का फैसला किया गया है। और उसको मद्देनजर रखते हुए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी मजीद 72 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है हबीब, आपको बहुत शुक्रिया। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की वजूहात में शहरियों की लापरवाही में शामिल अवाम की बड़ी तादाद अब भी हेलमेट के अहमियत से बेखबर है। इस बारे में शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। मेरा तो ख्याल है हेलमेट के बगैर जो है ना घर से निकलना ही नहीं चाहिए मोटरसाइकिल वालों को। भाई आप लोग अपने घर वालों की भी फिक्र करें और हेलमेट ज़रूर पहनें। मैं तो ये कहता हूँ कि हेलमेट ज़रूरी है और हेलमेट के बगैर बाहर घर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हेलमेट अब हिफाजत होना चाहिए। यार हादसा होने की पहली वजह तो यही होती है कि इंसान जब रोड के ऊपर बाइक चला रहा है, पहली बात तो हेलमेट ज़रूरी है, ठीक है। हेलमेट बंदा पहनता नहीं है और फिर आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे लोग जो है राइडर बने हुए होते हैं, ठीक है। और राइडर के ऊपर जाहिर बात है कसूर उनका होता है, वो टच होते हैं या अगर कोई मार जाए तो कसूर गाड़ी वाले का कराया जाएगा, मोटरसाइकिल वाले का नहीं। क्योंकि मोटरसाइकिल जब भी चलाएं आप देख के चलाएं। ये अभी मैं एक हादसा पीछे देख के आ रहा हूँ, शाहरा फैसल पे बहुत खतरनाक हादसा था। ट्रैफिक चल रहा है, कोई परवाह नहीं है, हादसा हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, लोग मर रहे हैं। जानों का नुकसान किन पे है? इन पे, ट्रैफिक वालों पे। अच्छा, सबसे बड़ा ये जो ट्रैफिक का इशू आ रहा है वो आ रहा है पार्किंग की वजह से। यहाँ हर जगह पे इलीगल पार्किंग हो रही है, ज़्यादा जगह ही नहीं है रोड से बाइक से गुजरने की या कार गुजरने की, तो हर बंदा जल्दी में है। आवाम इतनी बढ़ गई है, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई है, उस वजह से हर बंदा जल्दी में होता है सुबह ऑफिस जाने के चक्कर। हेलमेट तो अपने सही है, हिफाजती इकदाम करने चाहिए आदमी को, लेकिन ज़्यादातर हादसा जो हुए हेलमेट की वजह से नहीं हुए। जो हादसा हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की ज़्यादती या उसको कंट्रोल ना करना, जिसकी वजह से ये हादसा जो रुनमा हुए हैं। मलीर में पंजनोर सोसाइटी पर तजावुजात का मामला, अदालती हुक्म के बावजूद हुकाम सोसाइटी की ज़मीन से तजावुजात ख़त्म नहीं हो सके। सोसाइटी की इंतजामिया की दरख्वास्त पर समात अदालत ने 2018 और 2020 में तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे चुकी है, ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये मौक़िफ़ सामने आया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा अदालती हुक्म के हवाले से। जी देखिए, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में मलीर में पंजोर सोसाइटी पर तजावुजात से मुतल्लिक जो है केस की समाअत हुई है। अदालती हुक्म के बावजूद हुकाम सोसाइटी की ज़मीन से तजावुजात ख़त्म न करा सकती है। जबकि सोसाइटी के इंतजामिया की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। अदालत ने 2018 और 2020 में तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे चुकी है, लेकिन ताहाल अमल दरामद नहीं हो पा रहा। जिस पर 2 बरस गुजर जाने पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने जो है हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने एक बार फिर सोसाइटी के राजी से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया है। अदालत ने एसएसपी मलीर, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार समेत डायरेक्टर रेंजर्स और दीगर अहकाम जारी किए हैं कि तजावुजात खत्म करके 31 मार्च तक जो है रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। जबकि अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने की सूरत में हुकाम को पेश होने का भी हुक्म दिया है और इस केस की जो मज़ीद समाअत है वो 31 मार्च तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में महंगाई की बात करें और आपको बताएं, शहर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। भिंडी, मटर, तुरई और फूल गोभी भी महंगी हो गई। तलबो रसद बेहतर होने के नतीजे में पालक, लौकी, शलजम, चुकंदर समेत बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ताहम मौसम असरात के सबब भिंडी, मटर, तुरई और फूल गोभी की कीमतों में इजाफा हो गया। रिटेल की सतह पर भिंडी 320 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई। तुरई और फूल गोभी 40 रुपये इजाफे से 160 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई, जबकि मटर 160 से 200 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, महंगाई के बायस अशिया ज़रूरत की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। सर्फ, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट और शैम्पू समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। महीने में जो महंगाई हुई है वो 2021 से एकदम तजावुज़ कर गई। मसला ये है कि हर चीज़ में इजाफा हो रहा है। किसी से कंपनी वाले से पूछते हैं तो वो ये नहीं कहता कि क्या वजह है। ये हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं और इसी तरह तमाम डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, पाउडर, शैम्पू
और जितनी ये इसकी आइटम्स हैं, बर्तन धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, इन सब चीज़ में इजाफा हो गया है। डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। दूध महंगा होने पर कैप ने बाइकआउट मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतें बढ़ाईं तो सार्फिन अंजुमन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मैदान में आ गई। चेयरमैन कैप कोकब इकबाल का कहना था प्राइस कंट्रोल का निज़ाम रेंजर्स के सपुर्द किया जाए। उनका कहना था शहरियों से महंगा दूध खरीदने के बाइकआउट की अपील करते हैं। शहरी मुनाफाखोरों को लगाम देने के लिए जुमेरात से महंगा दूध ना खरीदें, मनमाने नर्ख किसी तौर कबूल नहीं। कोकब इकबाल ने मजीद कहा कि कमिश्नर कराची और ज़िला इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल में यकसर नाकाम है। इक़दामात ना उठाए गए तो कंज्यूमर एसोसिएशन डंडा बरदार फोर्स मैदान में उतारेंगी। सिंध आबाद गार बोर्ड के नायब चेयरमैन महमूद शाहनवाज ने कहा सूबे में गंदम की कटाई 20 फरवरी से शुरू हो गई, लेकिन अभी तक गंदम की खरीदारी के मराकज़ नहीं खोले गए। अगर मकामी नई फसल की गंदम निजी शोबे ने खरीद कर ज़खीरा कर ली तो एक बार फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में गंदम की कटाई 20 फरवरी से शुरू हो गई। हुकूमत सिंध ने फी मन गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपए मुकर्रर की है। सिंध आबादगार बोर्ड के नायब चेयरमैन महमूद शाह नवाज के मुताबिक सूबे में गंदम की कटाई तो शुरू हो गई, लेकिन अभी तक सरकारी कीमत पर गंदम की खरीदारी के मराकज़ नहीं खोले गए। गवर्नमेंट ने कहा था कि वो मार्च में खरीदारी शुरू करेंगे और हम अभी तक तो कोई खरीदारी मराकज़ खुले नहीं हैं। इस वक्त कंज्यूमर के इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा ये है कि गवर्नमेंट गंदम जितनी ज़्यादा खरीद सके अपने पास, वो वफाकी हो या सूबाई सरकार, तो वो बेहतर होगा। सिंध आबादगार बोर्ड के मुताबिक रूस और यूक्रेन की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर आलमी मार्केट में गंदम की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। अब दरामदी गंदम की फीमन कीमत 2800 से 3000 रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर मुकामी नई फसल की गंदम निजी शोबे ने खरीद कर जखीरा कर ली तो एक बार फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। जो क्राइसिस इस वक्त यूक्रेन और रशिया में है, और अगर ये ख़त्म नहीं होता क्राइसिस, तो क्योंकि वो बहुत बड़े गंदम के एक्सपोर्टर्स हैं, तो बैनुल अक़वामी बाजार में गंदम की बाजार और भी तेज हो सकती है। सिंध आबादगार बोर्ड का कहना है कि गंदम जखीरा होने से आम आवाम को महंगे आटे की शक्ल में बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। बल्दिया टाउन में सईदाबाद के वसी इलाके में पानी लाइनों का रिसाव अवामी मंसूबों पर मबनी इंफ्रास्ट्रक्चर को निगल गया, जबकि इससे हजारों गैलन साफ पानी ज़ाया हो रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। कराची को पहले ही उसकी तलब का निस्फ पानी दस्तयाब है, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले की गफलत के बाइस उसमें से भी निस्फ पानी शहरियों को मिलने के बजाय नदी नालों की नजर हो रहा है। हरियाली के फरोग के लिए पौधों की नर्सरियां बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। बल्दिया कुरंगी की तवील अरसे से बंद 4 नर्सरियां फाल कर दी गईं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में भी जो माहौलियाती आलूदगी है उसका अफरियत अपना असर दिखा रहा है गुज़िश्ता कई सालों से, और इस अफरियत को कम करने का वाहिद हल जो है वो बताया जाता है मौसर शजरकारी की अगर बात की जाए तो सरकारी सतह पर जो पौधों की नर्सरियां होती हैं जो कि पौधों के दरख्तों की हरियाली की माँ का दर्जा रखती है, उन पर काम माजी में नहीं हो रहा था। मुतादिद जो नर्सरियां हैं पौधों की वो बंद पड़ी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की 4 नर्सरियां हैं, उन 4 नर्सरियों में से 3 बंद थीं, एक जो है वो लूले लगड़े अंदाज में चलाई जा रही थी। अब वो चारों फाल हो चुकी हैं। डायरेक्टर बागात वकास सोमरो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं हरियाली के फ़रोग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का विजन और उनका हुक्म था कि हमें जो है सबसे पहले शजरकारी मुहिम का आगाज़ करना है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमने सबसे पहले अपनी नर्सरियां आबाद की जो कि बिल्कुल गैर फ़ाल थी। उन्हीं नर्सरियों से हमने अपने 16 बागात अभी तक हम बहाल कर चुके हैं, और उसके साथ साथ हमने अपने ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया। उनके साथ अब हम माशाल्लाह ये फ्लावर शोज़ हो रहे हैं, और ये हमारी नर्सरी से बनाए हुए फूल हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने इसकी मेहनत की है। बिल्कुल, नर्सरियां आबाद हो गई तो हरियाली जो है वो सड़कों पर भी नज़र आ रही है, खेल के मैदानों में भी दिखाई दे रही है, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के पार्कों में भी दिखाई दे रही है। फूलों की नुमाइश भी हो रही है, और अगर इस सिलसिले को इसी तरह बरकरार रखा गया, नर्सरियों की देखभाल की जाती रही, तो कोई बात नहीं कि अफरियत से ये जो माहौलियाती आलूदगी का है उससे निपट आज़मा हम बआसानी हो सकेंगे। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने 2-2 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा।
देखिए आज सिंध हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में 3 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने 3 मुलजमान की दरख्वास्तें 2-2 लाख मुचलकों के एवज मंजूर कर ली है। मुलजमान इब्राहिम नवाब और शहबाज शामिल हैं। एडिशनल सेशन जज वस्ती ने मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। मुलजमान पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मुलजमान पर अपने कज़न को जहर देकर कत्ल का इल्ज़ाम है। मुलजमान जबकि एडवोकेट लाकन कबूल का ये मौक़िफ़ है जो कि दरख्वास्तदार के वकील है, उनका ये कहना है कि मुलजमान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। मुलजमान वाक़े के रोज़ सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कश्मीर कॉलोनी में मौजूद थे। मुलजमान जबकि ये भी कहना है कि मुलजमान की कश्मीर कॉलोनी में मौजूदगी के मुतल्लिक़ CCTV वीडियोज़ भी जो है मौजूद है। लिहाजा आज अदालत ने तीनों मुलजमान की जो दरख्वास्त जमानत है वो मंजूर कर ली। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा, तरक्याती कामों को गली मोहल्लों तक पहुंचाकर आवाम को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। कोशिश है कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए बल्दियाती खिदमात आवाम की दहलीज तक पहुंचाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने बलोचपाड़ा UC 15 की गलियों को प्योर ब्लॉक्स की मदद से पुख्ता करने के काम का मुआयना किया। उन्होंने अफसरान और ठेकेदार को हिदायत जारी करते हुए कहा, मायार अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती कामों में जो मटीरियल इस्तेमाल किया जाए वो मायारी हो, बसूरत दिगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने दौरे के दौरान इलाका मकीनों से मुलाकात की और उनसे तरक्याती कामों के हवाले दरियाफ्त किए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दियावस्ती जाहिद हुसैन ने सरकारी अफसरान को अलॉट की गई सरकारी गाड़ियों की तफसीलात और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में तमाम अफसरान को पाबंद किया गया है, अपनी अपनी गाड़ियाँ 8 मार्च तक जिला वस्ती के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में जमा कराएं। बसूरत दिगर ऐसी तमाम गाड़ियों से मुतालिक गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी जाएगी जो बल्दिया वस्ती के रिकॉर्ड के मुताबिक अफसरान को अलॉट की गई थी, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पेश ना की जा सकी। नोटिस जारी करने का मकसद बल्दिया वस्ती की तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड दुरुस्त करना है और किसी भी किस्म की मुमकिना बदनवानियों का सामने लाना है। कराची के साउथ एंड क्लब में पाकिस्तान ब्लाइंड और जनूबी अफ्रीका के माबैन तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। मैच के सिलसिले में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। इस बारे में तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। कराची के साउथ एंड क्रिकेट क्लब में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ब्लाइंड क्रिकेट टीमों के दरमियान जो है वो ब्लाइंड क्रिकेट वनडे कप की सीरीज़ खेली जा रही है, जिसका आज तीसरा और आखिरी मैच है। और आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इस वक्त भी अगर हमारे कैमरामैन अजमल दिखाएं कि जो क्रिकेट है ब्लाइंड आखिरी वनडे चल रहा है, इससे कबल 2 वनडे मैचेस हुए हैं और दोनों के दोनों पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने अपने नाम किए हैं। अगर हम बात करें जनूबी अफ्रीका की ब्लाइंड क्रिकेट टीम, तो वो पहली दफ़ा पाकिस्तान के दौरे पर आई है और ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान में मौजूद है और जनूबी अफ्रीका की टीम भी कराची के अंदर मैचेस खेल रही है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम दुनिया की एक मजबूत तरीन टीम है। यही वजह है कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने 3 मैचों की सीरीज़ पहले ही अपने नाम कर लिया, मुतवातर 2 मैच जीते हैं। आज तीसरा और आखिरी मैच है, इसमें जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है। इसके बाद जो है 3 जो है वो T20 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके लिए टीम लाहौर रवाना हो जाएगी। लाहौर में 1 T20 मैच है, जबकि फैसलाबाद में 2 T20 मैचेस रखे गए हैं। इस साल पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को दुबई के अंदर एक ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलनी है, जिसमें रवायती हरीफ भारत और बांग्लादेश होंगे, जबकि वर्ल्ड कप भी है। तो ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की, इन बड़े इवेंट्स की तैयारी के लिए, और पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से इस सीरीज़ में सुरखरू हुई है, आगे भी उसकी तैयारी जी ठीक है महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेजिएट गर्ल्स एथलीट चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज कोरंगी नंबर 4 की अरीबा अब्दुल अजीज़ ने 100 मीटर की रेस जीत ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त NIT यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। सबसे पहली जो रेस हुई है वो 100 मीटर की हुई, जिसमें कोरंगी नंबर 4 की अरीबा अब्दुल अजीज़ ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन ऊपर की और टाइटल अपने नाम किया है। और BA की स्टूडेंट हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे अरीबा कितनी मेहनत है इस कामयाबी के पीछे, कब से आप मेहनत कर रही थी? मुझे वैसे तो क्या एक टाइम हो गया है, मैंने जब से एथलेटिक्स ज्वाइन करी 2 इयर्स हो गए। और जब ये इवेंट का सुना था कि चैम्पियनशिप हो रही है कॉलेज की, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग ऐसे छोड़ दी थी 2 साल से ही। फिर उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट करी, मुझे 2 मंथ लगे, तो मैंने बेस्ट अपना टाइम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन बनी है। कितने टाइम लगा आपको 100 मीटर? सबसे तेज़ तरीन एथलीट बन गई पूरे कराची की तालिबात में। टाइम तो खैर बहुत लगा है, बहुत ज़्यादा, 3-4 इयर्स लगे। ये है कि इंसान का माइंड भी फ्रेश होता है इससे। बाकी जो गर्ल्स होती हैं घर में रहती हैं, डिस्टर्ब रहती हैं, तो अच्छा लगता है कि बाहर निकलते हैं, देखते हैं, एंजॉय।
کرتے ہیں سب کچھ. ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ہمارے میں فیسلٹیز نہیں دی جاتی. فیسلٹیز دی جائے نا تو الحمدللہ پاکستان کبھی پیچھے ہوگا نہیں. ویسے تو آگے ہے لیکن گرلس. آپ جو ہے نسیم حمید اکمی سے بھی تعلق ہے آپ کا, وہ خود 2010 میں ایشین گیم میں گولڈ میڈل انہوں نے حاصل کیا, تو کتنا ٹپس ملتا رہا, کتنی ان کو آپ کو مشورے دیتی تھی, آپ کی رہنمائی کرتی تھی نسیم حمید؟ اچھا, یہ جو میں جیتی ہوں یہ میں انہی کی بدولت جیتی ہوں کیونکہ میں انہی کے پاس ٹریننگ کرتی ہوں ایتھلیٹکس کی, تو انہی کی بدولت جو ہے آج میری ٹائمنگ بھی اچھی آئی ہے. بہت شکریہ. سنا آپ نے, عریبہ بتا رہی تھی کہ محنت کرنی ہے, ٹریننگ کرنی ہے, اور وومن کو فارغ وقت کے بجائے کہ اسپورٹس یا ہیلدی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ان کی جو وقت ہے وہ بہتر طریقے سے گزرے اور وہ پاکستان جی ٹھیک ہے جاوید, آپ کا بہت شکریہ. سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی رہنما نثار کھوڑو کی ECLC نام خارج کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت 12 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ممتاز جمالی سے. جی ممتاز, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے, سندھ ہائی کورٹ کراچی میں پیپلز پارٹی رہنما نثار کھوڑو کا نام ECL سے خارج کرنے سے متعلق آج درخواست پر سماعت ہوئی, لیکن نثار کھوڑو کے وکیل فاروق ایش نائک آج عدالت میں پیش نہ ہو سکے ہیں, جس پر عدالت نے اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 12 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. نیب کا یہ موقف ہے کہ نثار کھوڑو کے خلاف نیب کے جو ہے 3 انکوائریاں جاری ہیں. نثار کھوڑو کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا بھی الزام ہے, گندم چوری اور دیگر جو ہے وہ الزامات کے تحت انکوائری جاری ہے. ان کا نام جو ECL میں ڈالا گیا تھا, اس لیے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا, لہٰذا آج اس درخواست میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. عدالت نے اس کی جو مزید درخواست کی سماعت ہے وہ 12 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. کراچی چیمبر آف کامرس نے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کو خط لکھ کر پاکستان سے خالی کنٹینرز کی ایکسپورٹ روکنے کا مطالبہ کر دیا. صدر کراچی چیمبر آف محمد ادریس کا کہنا ہے ایکسپورٹرز کا تیار مال کنٹینرز نہ ملنے سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اشرف خان سے. جی اشرف, آگاہ کیجیے گا. دیکھا جائے فروری میں پاکستان نے جو 2 ارب 80 کروڑ ڈالر مالیت کی برآمدات کی ہیں, اس کے ساتھ ہی برآمدات کنندگان جو ہیں پریشان ہیں. اس کے جو اثرات ہیں کہ کنٹینر نہیں مل رہے ہیں, اور کراچی چیمبر کے صدر محمد ادریس نے عبدالرزاق داؤد جو ہیں مشیر تجارت, ان کو خط لکھ دیا. کیا خط لکھا ہے, کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں, ہم نے کل رزاق داؤد صاحب کو خط لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ نے اتنے انسینٹیو دیے ہیں اور جو بین الممالک سے اتنے آرڈرز آئے ہوئے ہیں, تو اس وقت کنٹینرز کی اویلیبلٹی بالکل نہیں ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان سے empty کنٹینر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہے, جبکہ پڑوسی جتنے ممالک ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا انڈیا ہو, تو وہاں سے جو ہے خالی کنٹینر ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے. تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 6 ماہ کے لیے خالی کنٹینر ایکسپورٹ کرنے پر پابندی لگا دی جائے, تاکہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو کنٹینر آرام سے مل سکیں. اس وقت بہت سارا مال لوگوں کو تیار پڑا ہے اور لوگ جو ہے ایکسپورٹرز پریشان ہیں کنٹینر نہ ملنے کی وجہ سے. جی, جیسا کہ آپ نے سنا, یہاں کنسرن ہے, برآمد کنندگان پریشان ہے, کنٹینر خالی جو ہے ایکسپورٹ نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا کراچی چیمبر کی جانب سے, اور کہا ہے کہ 6 ماہ کے لیے پابندی لگائی جائے تاکہ ایکسپورٹر اپنا مال برآمد کرے. جی ٹھیک ہے اشرف, آپ کا بہت شکریہ. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچنے پر جنوری 2022 کے مقابلے فروری 2022 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 15% کی نمایاں کمی ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 18 لاکھ ٹن سے گھٹ کر 15,34,000 ٹن رہی. تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں. فروری 2021 کے مقابلے فروری 2022 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 10% اضافہ ہوا. فروری 2022 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 15,34,000 میٹرک ٹن رہی, جو جنوری 2022 میں 18 لاکھ میٹرک ٹن تھی. رواں سال جنوری کے مقابلے فروری میں پیٹرول کی فروخت 13% کمی سے 2,24,000 میٹرک ٹن رہی, اور جنوری کے مقابلے فروری میں ڈیزل کی فروخت 20% کمی سے 5,92,000 میٹرک ٹن رہی, جبکہ جنوری میں ڈیزل کی فروخت 7,40,000 میٹرک ٹن تھی. رواں مالی سال 8 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں 14% اضافہ ہوا اور فروخت بڑھ کر 1,44,00,000 میٹرک ٹن رہی. شہریوں نے بڑھتی مہنگائی کا حل نکال لیا. کراچی میں ایرانی مصنوعات کی خریداری میں اضافہ ہو گیا. شہر قائد میں اسمگل شدہ ایرانی سامان دھڑا دھڑ فروخت ہونے لگا. تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی میں ایرانی مصنوعات کی مانگ بڑھ گئی. گھی, تیل, بسکٹ, ڈیری آئٹمز, شہد اور زیتون سمیت بے شمار اشیاء سستی ملنے لگیں. دکاندار بھی ایرانی اشیاء فروخت کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں. تیل فی لیٹر 320, دودھ 120 اور بچوں کی پسندیدہ چیز 200 روپے میں دستیاب ہے. جتنے بھی ایرانی پروڈکٹس ہیں سب چیزوں سے ٹرائی کرتے ہیں تو ان کا الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے. اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے, بہت ریزنیبل پرائز میں ہے, تو اس وجہ سے جو ہے عوام کا رجحان جو ہے وہ اس چیزوں پہ بڑھتا جا رہا ہے. خریدار کہتے ہیں اچھی کوالٹی اور مناسب دام کے باعث ایرانی مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں.
کھانے کوالٹی ان کی بہت اچھی ہے اور اب تو لوگوں میں کافی اویئرنیس آ رہی ہے ایرانی آئٹمس کے لیے خاص طور پہ. اور اگر آپ ان کی کوالٹی دیکھیں, ان کی قیمت دیکھیں, خاص طور پہ ان کا ہنی ہے اور کیا نام ہے چیز وغیرہ, آئل تو بہت اچھا ہے ان کا. بڑھتی مہنگائی میں گھر کا بجٹ کنٹرول کرنے کے لیے شہری سستی اشیاء کی تلاش میں ہیں, پھر چاہے سامان اسمگل شدہ ہی کیوں نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. نارتھ ناظم آباد میں ایک ایسا چنا چاٹ والا بھی موجود ہے جو ایک ہی جگہ پر 50 سال سے زائد عرصے سے چنا چاٹ فروخت کر رہا ہے. اس کا کہنا ہے سابق کرکٹر شاہد افریدی بھی چنا چاٹ کھا چکے ہیں. دیکھتے ہیں والی رضا اصفہانی کی رپورٹ. کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے باہر ٹھیلا لگانے والا عمر رحمان گزشتہ 51 برسوں سے ایک ہی جگہ چنا چاٹ بیچ رہا ہے. اس کے گاہکوں میں بورڈ آفس آنے والے طلبہ اور بختیاری یوتھ سینٹر میں کھیلنے کے لیے آنے والے کرکٹرز کی بڑی تعداد شامل ہے. سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے عمر رحمان نے بتایا کہ اس نے 8 آنے اور 1 روپے سے فی پلیٹ بیچنا شروع کی تھی اور اب ایک پلیٹ 80 روپے تک پہنچ گئی ہے. اس ٹائم پہ پلیٹ 8 آنے روپے 2 روپے سے اوپر کا پلیٹ, 1.5 روپے سے اوپر کا پلیٹ نہیں تھا. اب جو ہے نا 80 روپے کا پلیٹ دینا پڑتا ہے تو وہ بھی رونا پڑتا ہے, ہر پلیٹ کے ساتھ روتا ہوں. عمر رحمان نے کہا کہ ان کے گاہکوں میں شاہد آفریدی بھی شامل ہیں جو ان کی چنا چاٹ کھاتے تھے. یہ بورڈ کا آگے میں کھڑا ہوتا تھا, یہ افریدی, یہ دوسرا جتنا بھی ہے یہ سارے یہی کھیلتا تھا, اب ادھر آتا تھا. چنا چاٹ کھانے والے افراد نے بھی ذائقے کی تعریف کی. میں ادھر 4-5 سال سے آ رہا ہوں, میرا کے الیکٹرک سے تعلق ہے, تو میں ادھر چاٹ کھاتا ہوں تو بہت اچھی چاٹ ہے ماشاءاللہ. میٹرک سے میں آ رہا ہوں یہاں پہ, تو چاچو کے پاس کھاتا رہتا ہوں, بہت اچھا ٹیسٹ ہے, ذائقہ ہے اور مزے کی ہوتی ہے. یہاں آتے ہیں, جب بھی آتے ہیں یہاں کھا کے جاتے ہیں. یہاں سے محنت اور لگن جس کام میں شامل ہو وہ کاروبار ہمیشہ جاری رہتا ہے. عمر رحمان کا چنا چاٹ کا ٹھیلا اس کی مثال ہے. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ واجد رضا اصفہانی, سٹی 21. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.